दिसंबर 2004 में वो शाम कभी नहीं भूल सकता हूँ। हमारे पूरे परिवार पे जैसे पहाड़ टूट गया हो। उन्होंने मुझे केवल एक ही बात कही कि बेटा ये बच्चों की चीज नहीं है, और वही बात मेरे दिल और दिमाग में घर कर गई। बहुत ही भयानक था, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 10 रुपए में मैंने पूरी अपना जीवन पर डे का उस टाइम पे निकाला था। एक चाय और 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट, जिसके थ्रू मेरा पूरा जीवन निकल रहा था। एक दिन ऐसा आया जब मेरी जो पूरी कैपिटल थी, करीब करीब मान के चलिएगा 3 लाख की कैपिटल थी, जो पूरी की पूरी डूब गई। अगर मैं आपको कहूं कि मेरी पूरी जिंदगी केवल एक सवाल ने बदल दी है, तो आप सब लोगों को जानकर बहुत हैरानी होगी। और वो सवाल है, अब क्या करोगे अतिन? नमस्कार दोस्तों, मैं अतिन अग्रवाल पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। आप सभी लोग मुझे एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, ऑथर, शेयर मार्केट ट्रेनर और फुल टाइम ट्रेडर के रूप में आप जानते हो। लेकिन आप सबको अगर लगता हो कि मेरी पहचान इन सब डेजिग्नेशन और इन सब डिग्री ने दी है, तो शायद आपको मेरी असल जिंदगी के बारे में पता ही नहीं है। मुझे मेरी पहचान उन फैसलों ने दी है जो जिंदगी में मैंने सबसे मुश्किल दौर में लिए हैं। आज मैं आपको अपनी सक्सेस की स्टोरी सुनाने नहीं आया हूं। मैं आपको यह बताने आया हूं कि जब जिंदगी एक आम इंसान को बार बार गिराती है, तो वो इंसान कैसे उठ खड़ा होता है। बात है 1999 की। मैं 11th क्लास में था। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त, उनके पिताजी की अचानक से डेथ हो जाती है। उस टाइम मुझे सबसे बड़ा शॉक लगा कि घर का एक इतना बैकबोन, जो सबसे इंपॉर्टेंट बैकबोन था, जिसके ऊपर पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी टिकी हुई थी, और प्लस मेंटल ट्रॉमा जिससे वो पूरा घर गुजर रहा था। अब मेरे दोस्त ने मुझे केवल एक ही चीज कही। मुझसे उसने पूछा कि आप मुझे केवल एक सपोर्ट कर दो, तू मुझे केवल एक सपोर्ट कर दे, तू मेरे साथ, मैं चाहता हूं कि फाइनेंशियली मैं अपने घर के लिए कुछ कर सकूं, तो तू भी मेरे साथ कुछ बच्चों को पढ़ाने लग जा। मैंने बिना सोचे उस दोस्त को हाँ कर दी, और मेरे लिए शायद लाइफ की पैसे कमाने की शुरुआत वहीं से हुई। मेरी जो पहली कमाई उस पीरियड से हुई, उस पीरियड में जो मैंने पैसा कमाया, वो था केवल 150 रुपए महीना। सुनकर आपको अमाउंट बहुत छोटा लगे, लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़ी राशि थी। और आगे तक शायद अब मैंने सोच लिया था कि मुझे अब घर वालों से कुछ भी पैसा नहीं लेना है। अब जो भी करना है वो अपने दम पर ही करूंगा, और इसके साथ मैंने पैसा कमाना शुरू किया। अब लाइफ में मेरे माता पिता का एक सपना था कि मेरा बेटा सीए करे। मैंने एंट्रेंस एग्जाम देने की सोची, लेकिन मन मन में केवल एक यही प्रश्न था कि जो पैसे हैं, अब खुद को ही ये सब चीजें करनी है, क्योंकि मन में ठान लिया था वो 11th क्लास में, वो इस हादसे के बाद, कि जो भी करना है वो खुद के दम पे करना है। तो सीए करने का भी पूरा सेल्फ ही सोचा, और एंट्रेंस एग्जाम फाइनली मैंने क्रैक कर ली। घर में खुशी का माहौल था, सब चीजें बहुत अच्छे से चल रही थी। सेकेंड ईयर में जब मैं आया, तो एक मेरे रिश्तेदार जो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमाते थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। एक अंदर से जो इच्छा होती है कि किस तरह से ये व्यक्ति इतना पैसा कमा रहा है और ये किस सब्जेक्ट में कमा रहा है, मैंने उनसे पूछा कि ये शेयर मार्केट होता क्या है और इस बिजनेस में आप इतना बड़ा पैसा कैसे कमा रहे हो। उन्होंने मुझे केवल एक ही बात कही कि बेटा ये बच्चों की चीज नहीं है, और वही बात मेरे दिल और दिमाग में घर कर गई। और मैंने ये सोचा कि अब इस बिजनेस के अंदर बहुत कुछ बड़ा करना है। सब कुछ ठीक चल रहा था। जिंदगी ने मेरा फिर इम्तिहान लिया और फिर मुझसे पूछा, अब क्या करोगे अतिन? दिसंबर 2004 में वो शाम कभी नहीं भूल सकता हूं। हमारे पूरे परिवार पे जैसे पहाड़ टूट गया हो। डॉक्टर ने कहा आपकी मम्मी को कैंसर है, और कैंसर भी लास्ट स्टेज में है। हम सब पूरी तरह से बिखर चुके थे। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। मम्मी का ऑपरेशन हुआ इंदौर के अंदर, और चूंकि वो बीमारी के अंदर उनका जो बीमारी थी वो टंग पे भी आ चुकी थी, इसलिए 1/4 टंग को रिमूव करना पड़ा। और उसके बाद मम्मी अब कुछ
बोल नहीं पाती थी, वो इशारों में ही हम सब लोगों से बात करती थी और भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि उनकी वो इशारों की बातें मैं समझ पाता था। फिर उनका पूरा ट्रीटमेंट मुंबई में हुआ और एक उम्मीद की किरण जागी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंज़ूर था। शायद मेरी मम्मी की ज़रूरत उनको ज़्यादा थी और फाइनली उन्होंने जून 2005 में हम लोगों से माँ का साया छीन लिया। और उस पीरियड में मुझे ये लगा कि पैरों तले जैसी ज़मीन खसक गई हो। मैं अपने आप में नहीं था, अतिन शायद कहीं खो चुका था। किताबें खुली रहती थी और मेरा ध्यान पूरा उन बातों में रहता था क्योंकि मेरे लिए पूरी ज़िंदगी मेरी माँ ही थी। मेरे लिए सब कुछ वही थी, तो जब वो चले गई तो मेरे को ऐसा लगता था ये सब कुछ मेरे लिए अब कुछ भी नहीं है। कुछ समय बाद मैं रूम में बैठा था और मम्मी की तस्वीर सामने थी और मैंने जब बात करी मम्मी से तो मम्मी ने केवल मुझसे केवल एक ही चीज़ पूछी, "बेटा तू ये क्या कर रहा है? ढाई साल हो चुके हैं और तूने जो एक सपना पूरा करने की ठानी थी कि हम माँ-बाप के लिए तू सीए बनेगा, तूने अभी तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। बेटा उठ खड़े हो, वापस सारी चीज़ों को समेट और इस एग्ज़ाम को क्लियर कर।" मैंने अपने आप को सँभाला और उस पीरियड में मेरी फैमिली ने बहुत साथ दिया, मेरे दीदी और जियाजी ने बहुत सपोर्ट किया और फाइनली मैंने रात-दिन एक करे और इस सीए एग्ज़ाम को पूरी तरह से एक बार में उसके बाद क्लियर कर लिया। चीज़ें अभी खत्म नहीं हुई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ज़िंदगी ने मुझसे फिर एक बार पूछा, "अब क्या करोगे अतिन?" सीए का सर्टिफ़िकेट मेरे हाथ में आ चुका था। एक कंपनी से मुझे ऑफ़र आया 10 लाख रुपए का। उस टाइम पे 2009 में 10 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा होता है। लेकिन मेरे सपने कुछ और ही थे। मैंने ये सोच लिया था कि मैं नौकरी किसी की नहीं करूँगा और मुझे बिज़नेस ही करना है, चाहे उसमें मुझे अमाउंट कम मिले, लेकिन करूँगा तो बिज़नेस ही। और मैंने फाइनली वो 10 लाख की नौकरी को ठुकरा दिया। और सोचा कि अब मुझे बिज़नेस करना है तो मैं उज्जैन शहर का रहने वाला हूँ, वहाँ से मैं इंदौर निकल गया और केवल वो सेविंग लेके जो मेरे पास बच्चों को पढ़ाकर रखी हुई थी और वो सेविंग केवल और केवल 3000 रुपए थी और वो 3000 रुपए को लेकर मैं इंदौर की ओर निकल गया। घर वालों ने बहुत बोला कि पैसे हम तुझे दे रहे हैं, कुछ वहाँ पे क्या करेगा? लेकिन स्टिल मैंने कहा कि नहीं, जब शुरू से लेकर अभी तक मैंने सब कुछ किया 11th के बाद से, तो अभी आगे का सफ़र भी मुझे आप खुद तय करने दीजिए, मेरी हिम्मत को मत तोड़िए। और घर वालों ने मेरा साथ दिया और मैं उस 3000 को लेकर इंदौर आ गया। वो सफ़र बहुत ही भयानक था, आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि ₹10 में मैंने पूरी अपना जीवन पर डे का उस टाइम पे निकाला था। 1 चाय और ₹5 का बिस्किट का पैकेट जिसके थ्रू मेरा पूरा जीवन निकल रहा था। लेकिन मेरे हिम्मत नहीं हारी और फाइनली मैंने वहाँ पे अपनी एक अकेडमी एस्टेब्लिश करी और धीरे-धीरे करके बच्चों को पढ़ाया और बहुत अच्छा रेवेन्यू उससे जनरेट होने लग गया और मैंने सीए के बच्चों को टैक्स अच्छे से पढ़ाया और एक बहुत अच्छा नाम मैंने इंदौर शहर में कर लिया। फिर ज़िंदगी ने मुझे एक सौगात दी, 2010 की बात है। मुझे बहुत बड़े ऑथर जो टैक्सेशन इंडस्ट्री में एक उनका मुकाम उस समय भी था और आज भी है, विनोद कुमार सिंघानिया जी, उनके साथ मुझे एक मौका मिला एज़ अ को-ऑथर काम करने का और सर्विस टैक्स में मैंने उनके साथ को-ऑथर काम किया। इंदौर शहर में एक गुमनाम नाम से मैं आया था और जब उनके साथ मेरा नाम जुड़ा, तो इस शहर में सभी लोग मुझे जानने लग गए थे। अगेन सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन ज़िंदगी ने फिर से मुझसे एक बार पूछा, "अब क्या करोगे अतिन?" 2011 में मेरी शादी हुई और मेरी शादी रुचिरा से हुई और बहुत कोऑपरेटिव है, वो भी एक फुल टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट है और हमें एक बेटी हुई 2013 में, बहुत प्यारी-सी बेटी जिसका नाम ऐशनी है। लाइफ ने जो मुझसे पूछा था अब क्या करोगे यतीन, उसका जवाब इस 2013 में हुआ। फिर से लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया और इस बार टर्निंग पॉइंट ये आया, पहले 2005 में भगवान जी को मम्मी बहुत पसंद आई और उन्हें अपने पास बुला लिया और 2013 में
मेरे पिताजी को भी उन्होंने अपने पास बुला लिया। ज़िंदगी हर दर्द को भर देती है, लेकिन सही बात तो ये है दोस्तों कि ज़िंदगी हर दर्द के साथ आपको जीना सिखा देती है। अब मुझे जो सेकंड ईयर में मन में एक और जो चीज़ जो मेरे अंदर पूरी तरह से झुलस रही थी, वो ये थी, जो उस मेरे रिलेटिव ने कहा था कि शेयर मार्केट में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो बात मेरे अंदर तक घर कर गई थी। अब मैंने साइड बाय साइड, चूँकि मेरी एक अर्निंग बहुत अच्छी हो रही थी सीए के बच्चों को पढ़ाकर और एक बहुत अच्छा रेवेन्यू मैं वहाँ जनरेट कर रहा था। अब मैंने सोचा कि अब साइड बाय साइड अब इस शेयर मार्केट की तैयारी करनी है, क्योंकि इस बाज़ार में बहुत अच्छा मुकाम हासिल करना है। मैंने खुद मार्केट से बहुत सारी किताबें खरीदी, गूगल से बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा किया, दिन-रात खूब मेहनत करी। शायद मैंने सीए में भी इतनी मेहनत नहीं करी होगी दोस्तों, जितनी मैंने शेयर बाज़ार के अंदर पढ़ाई करी है। मेरी बेटी जो धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी, वो मुझे एक बात बोलती थी कि पापा मैं लोरी सुन के सोती हूँ और आप शेयर बाज़ार के चार्ट देख के सोते हो। वो डेडिकेशन, वो मोहब्बत मुझे चार्ट से थी और वो जज़्बा जो अंदर दिल के अंदर था, दोस्तों अगर ये आप लोगों के दिल में भी रहेगा, तो ये बाज़ार के अंदर आप डेफ़िनिटली जीत हासिल कर सकते हो। मेरी जो पूरी सेविंग थी, उस सेविंग को अब मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना था। शुरुआत वैसे ही हुई, मैंने कैश मार्केट में पैसा लगाने का विचार किया, देन इंट्राडे किया एंड देन उसके बाद एफएनओ। जब मैं कैश मार्केट और इंट्राडे में काम कर रहा था, प्रॉफ़िट तो हो रहा था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रहा था और उसमें मुझे फ़ैसिनेटिंग नहीं लग रहा था। देखिए, उस टाइम पे भी पैसा एक ऐसी चीज़ होती है जो हर इंसान को बहुत फ़ैसिनेटिंग लगती है और उस टाइम पे पैसा ग्रो हो रहा था, लेकिन मुझे उतना, सही बोलूँ तो मज़ा ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने एफएनओ में ट्रेड किया। एफएनओ के अंदर शुरुआत में बहुत छोटी-सी कैपिटल से मैंने इन्वेस्ट किया। शुरुआत में केवल 30,000 50,000 से शुरुआत की। 30,000 का कैपिटल, 50,000 का कैपिटल ग्रो होने लगा। 5,000 का प्रॉफ़िट, 10,000 का प्रॉफ़िट, मुझे लगा बहुत अच्छी बात है। धीरे-धीरे करके वो कैपिटल ग्रो हो रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि 10 से 15 दिन के अंदर इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है, कभी 10% का रिटर्न, कभी 15% का रिटर्न। एक्सपायरी के टाइम पे तो आपको 80%, 100% तक उसके अंदर रिटर्न मिल रहा है। तो बहुत अच्छा जा रहा था सब कुछ। फाइनली लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मेरी जो पूरी कैपिटल थी, करीब-करीब मान के चलिएगा 3 लाख की कैपिटल थी, जो पूरी की पूरी डूब गई। अब एकदम से मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। उस दिन शायद मैं अपने आप में था ही नहीं, मैं घर पर भी अपने आप को फेस नहीं कर पा रहा था। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने भी ये फेस करी होंगी कि जब लॉसेस होता है, अपने बिहेवियर में एकदम से बदलाव आता है। अपन गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, घर वालों से बात नहीं करते, रूठे-रूठे रहते, रात भर नींद नहीं आती है और वही विचार दिमाग में चलते हैं कि ऐसी क्या गलती हो गई। मैंने डेफ़िनेटली एक चीज़ ये ज़रूर सीखी थी कि जितने भी ट्रेड्स आप ले रहे हो उसमें गलती आपकी क्या है, उन गलतियों को देखो, बार-बार देखो। जब मैंने उन चीज़ों को उठा के देखा तो मैंने केवल एक चीज़ ये पाई कि मैं लालच में बह गया था, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। क्योंकि सब चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत प्लान्ड मैनर में चल रही थी, लेकिन वो एफएनओ का लालच हर इंसान को घेरता है, मुझे भी घेरा और मेरी कैपिटल को भी डुबा ले गया। उसने मुझे बहुत बड़ी सीख दी और ये जो पूरा पीरियड था, फिर मैंने एफएनओ के अंदर विचार किया कि अब मुझे ये जो ट्रेड है एफएनओ के अंदर अब नहीं करने हैं। फिर अपने आप को बांधा, सब चीजें करी एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली जो एक प्रोसेस होती है, आपको इन डिटेल पढ़ना था, उसके अंदर ऑल डिटेल गया कि क्या-क्या लूप होल से क्या-क्या दिक्कत है, जो मैंने गलतियां करी उनको रेक्टिफाई करना था, उन गलतियों को रेक्टिफाई किया। मीनवाइल मेरे इस सफर में मेरे एक मौसा जी है, जो बहुत अच्छा काम करते हैं शेयर बाजार के अंदर। उनके अनुभव से मुझे एक चीज ये मिली कि बेटा, जो चीजें हैं धीरे-धीरे बढ़ते हैं। एकदम से इसके अंदर जो लालच आता है और उस लालच में बहुत से लोग पैसा खो देते हैं। मैं उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन मैंने उनको ये नहीं बताया था कि मैंने भी इस बाजार के अंदर पैसा खोया है और इनफैक्ट ये बात किसी को नहीं पता थी। लेकिन मेरे एक बहुत अच्छे मित्र जो लखनऊ से है, जितेंद्र सिंह, जिन्हें प्यार से मैं जीतू बोलता हूँ, उसे मेरी ज़िंदगी का सब कुछ पता है। मेरे रिसर्च वर्क, मेरे सारे ट्रेड्स, मेरे सारे लॉसेस, मेरे सारे प्रॉफ़िट, उन स पूरी कहानी उन्हें रूबरू पता है और इस पूरे दौर में साथ मेरा इन सब लोगों ने बखूबी दिया है। और सच बात बोलूँ तो एक बात ये भी बोलना चाहूँगा, मेरी वाइफ़ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। फाइनली मैंने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटा के मैंने अपनी वाइफ़ को बताया कि ये मुझे इतना लॉस एफएनओ के अंदर हुआ है। सच बात कहूँ, बहुत डरा हुआ था और उस दिन वाइफ़ के सामने शायद मेरे आँसू बहुत ज़्यादा निकल चुके थे। वाइफ़ ने मुझे केवल एक ही बात कही कि आप जब इंदौर आए थे,
केवल 3,000 रुपए जेब में लेके आए थे और आज आपने इतनी सारी चीजें डेवलप कर ली हैं, तो ये तो बहुत छोटा सा लॉस है जो आप ऐसे ही रिकवर कर लोगे। और मैं जानती हूं आपकी काबिलियत को, आप मेहनत करोगे, खूब मेहनत करते ही हो और सिस्टमैटिक वे में करोगे तो ये लॉस बहुत जल्दी से रिकवर हो जाएगा। बस आपके पीछे कोई एक ऐसा होना चाहिए जो आपको बांध दे, जो आपको बताए कि अंदर आपके अंदर क्या काबिलियत है, नहीं तो आप खुद इन चीजों के थ्रू आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो मैं भगवान से शुक्रिया करता हूं कि मेरे साथ ये जो पावर है वो हमेशा मेरे साथ में है। फिर मैंने सब चीजें करी और स्लोली एंड ग्रेजुअली सिस्टमैटिकली सब चीजें आगे बढ़ी। मीनवाइल सीए के स्टूडेंट के साथ में मैंने शेयर मार्केट के बच्चों को भी पढ़ाना स्टार्ट किया। बहुत सारे अलग अलग लोग आए जिनको मैंने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के साथ मेरी जो चीजें हैं वो और मजबूत होती गई। स्लोली एंड ग्रेजुअली सब चीजें बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन अगेन 5 साल बाद मुझसे फिर से जिंदगी ने एक सवाल पूछा, अब क्या करोगे अतिन? जब भी ये जिंदगी मुझसे सवाल पूछती है अंदर तक हिल जाता हूं। और इस बार मुझे एक बहुत प्यारी सी बेटी हुई। अब आप सोचोगे कि बेटी हुई तो क्या ये आपको अंदर तक झंझोड़ दिया? मैं बेटियों से बहुत प्यार करता हूं। मेरी दूसरी बेटी हुई, मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। लेकिन अंदर तक झंझोड़ क्यों दिया था? क्योंकि 5 महीने बाद डॉक्टर से मुझे पता पड़ा कि उसे एक बीमारी है और वो है सेरेब्रल पाल्सी। मुझे सच कहूं तो सेरेब्रल पाल्सी के बारे में पता ही नहीं था कि ये बीमारी होती क्या है। मुझे डॉक्टर से पता पड़ा ये जो बीमारी है ये एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। माँ-बाप होने के नाते हमने ऑल इंडिया सब जगह जो टॉप डॉक्टर्स हैं उन सब जगह उसे ले गए, सारा सब कुछ कराया, थेरेपी सेशंस हुए, सब कुछ हुआ। उस टाइम मैं अपने आप को एक सीए के रूप में नहीं देख रहा था, एक ट्रेनर के रूप में नहीं देख रहा था। एक बाप जो अपनी बेटी के लिए सब कुछ कर सकता है, हर वो मंदिर, हर वो दरगाह, हर वो दरवाजा जहां से एक उम्मीद की किरण मुझे दिखती थी, वो मैंने सब कुछ किया। लेकिन सच बात कहूं, अब जब वो मेरी बेटी आज 7.5 8 साल की हो चुकी है और एक शब्द उसने सीखा है और वो सीखा है पापा। और वो आज भी ये शब्द बोलती है और मुस्कुरा देती है, मेरे सारे गम मैं भुला देता हूं। और यही हिम्मत मुझे अपनी बेटी से बहुत ज्यादा मिली है। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ 2018 में नो डाउट जब ये सामना मेरा हुआ उस बीमारी से तो मैं अंदर से टूट गया था। लेकिन जब मैंने उस छोटी सी बेटी को देखा कि जब इसमें इतनी स्ट्रेंथ है और वो जो बीमारी से जो चीजें उसको होती है लेकिन वो मुस्कुरा देती है, तो जब वो छोटी सी बच्ची उस बीमारी के बाद इतना मुस्कुरा सकती है तो फिर कोई गम जिंदगी में क्या बड़े होते होंगे। तो उससे मुझे एक बहुत बड़ी ताकत मिली और अब जो भी मैं करता हूं बहुत जोर से, बहुत ताकत से, बहुत डिसिप्लिन से रह के करता हूं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने आप सब लोगों को शुरू में कहा था कि मैं अब एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं, एक ऑथर हूं और एक फुल टाइम ट्रेडर और मेंटर हूं। मैंने इस पूरी जिंदगी में जो चीज सीखी है, मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में अगर आप सब लोगों को भी एक सफलता हासिल करनी है तो ये कुछ पॉइंट से आप लोग ध्यान रखिए। अगर आप ये ध्यान रखते हो तो मैं यकीन दिलाता हूं दोस्तों कि आप कुछ सालों के अंदर एक बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। सबसे पहली चीज दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि आपको अपने 3 अकाउंट सेपरेट बनाइएगा। 3 अलग-अलग ब्रोकर्स के पास में अपने अकाउंट खुलवाइएगा। पहला अकाउंट जिसके अंदर आप कैश मार्केट में करोगे, दूसरा अकाउंट जिसके अंदर आप इंट्राडे करोगे और तीसरा जिसके अंदर आप एफएनओ करोगे। ध्यान रखिएगा अगर आप बिगिनर हैं तो आप केवल शुरुआत अपनी करोगे कैश मार्केट से और डायरेक्टली ध्यान रखिएगा कोई भी जंप नहीं करेगा मार्केट में। पहले उन चीजों को समझिए, सीखिए और उसके बाद ही आप मार्केट में जंप करिए। बुक्स ध्यान रखिएगा, जिस तरह से किताबों ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है, तो बुक्स हमेशा नॉलेज देती है और शेयर मार्केट आपको विजडम देता है। ठीक उसी तरह से आप लोग भी पहले समझो, सीखो, उसका बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद सबसे पहली शुरुआत जो आप करना वो कैश मार्केट से करना और रियल पैसे से करना। आप रियल में पैसा लगाइए, वर्चुअल मनी से मत करिएगा। चाहे आपको 1 शेयर खरीदना हो, 2 शेयर खरीदना हो, छोटे-छोटी क्वांटिटी में काम करिए और स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़िए। ध्यान रखिएगा कि शुरू-शुरू में आपको जब इसके अंदर पैसा लगाना है, तो आपने प्रैक्टिस खूब कर ली। अब जब रियल मार्केट में आते हो, तो आप उसमें पैसा धीरे-धीरे करके लगाइए।
5 महीने 6 महीने में आप कैपिटल मार्केट में, एक कैश मार्केट में बेसिकली आप अपना हाथ जमाइए, वहां से प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर इसी प्रोसेस को आगे चलते रहने दीजिए साल 1.5 साल तक, और उसके बाद जब आपको कैश मार्केट से एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होने लग जाए तो आप स्विच करिए इंट्राडे में। इंट्राडे में भी आप कैश में काम करिए, और कैश में काम करने के बाद फिर इस प्रोसेस को आप 6 महीने तक वापस चलाइए और फिर वहां से आप रेवेन्यू जनरेट करिए। जब ये 2 साल की पूरी प्रक्रिया आपकी हो जाए, देन आप क्या करें, आप एक रूल बना लीजिए कि जितना भी आपने कैश मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करा है, उस प्रॉफिट का केवल 20% आप उस तीसरे अकाउंट में डालोगे जो एफएनओ का है। केवल प्रॉफिट का 20% आप उस अकाउंट में डालोगे, और उस पर्टिकुलर एफएनओ के अंदर केवल उस 20% से ही ट्रेड करोगे। आप शुरुआत में, मैं जानता हूं जो हर व्यक्ति की गलती होती है, उस अकाउंट को आप शुरुआत में ग्रो नहीं कर पाओगे। हो सकता है वो 20% आप एक दिन में जीरो कर दो, कोई एक दिन में कर देगा, कोई हो सकता है 5 दिन में कर दे, कोई 15 दिन में कर दे, कोई महीने भर में कर दे। अगेन ध्यान रखिएगा, जब वो अकाउंट वापस से जीरो हो जाए, तब कैश मार्केट में जो आप पैरेलल कमा रहे हो, उस प्रॉफिट का अगेन 20% आप इस अकाउंट में डाल दीजिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप एफएनओ के अंदर केवल प्रॉफिट वाले पार्ट से प्ले कर रहे हो। आप अपनी मूल कैपिटल, जो बेस कैपिटल है, उस पर कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि अगर ये प्रॉफिट वाला पार्ट जीरो भी हो जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास बैकिंग में इंट्राडे और कैश मार्केट से जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, वो बैकिंग में आपको पूरा तरह से सपोर्ट कर रहा है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अपने आप में पाओगे कि आप एफएनओ मार्केट के अंदर अब डिसिप्लिन मैनर में काम करने लग जाओगे। दूसरी बात जो आप सब लोगों को ध्यान रखना है, रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो। ध्यान रखिएगा, शेयर बाजार के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिस्क और रिवार्ड, कि आप एक पर्टिकुलर ट्रेड में कितनी रिस्क लेना चाहते हो। ध्यान रखिएगा, आप जो भी रिस्क लेना चाहते हो, आपकी सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी टोटल कैपिटल कितनी है। उस कैपिटल के 1% से ज्यादा किसी भी ट्रेड में रिस्क मत लेना। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना। अगर आपकी मान के चलिए 5 लाख की कैपिटल है, 5 लाख का 1% वो होता है 5,000 रुपए। 1 लाख अगर आपकी कैपिटल है, 1 लाख का 1% होता है 1,000 रुपए, तो वो होती है रिस्क। दूसरा होता है कि उस ट्रेड में आपको रिवार्ड कितना मिलेगा। रिवार्ड ध्यान रखिएगा, कम से कम जो आपको रिवार्ड एक ट्रेड से लेना है वो 1:2 लेना है। मतलब रिस्क अगर 1,000 रुपए की है तो रिवार्ड उस पर्टिकुलर ट्रेड से 2,000 रुपए का होना चाहिए कम से कम। 3,000 हो तो बहुत अच्छी बात है, 4 हो 5 हो, मतलब आपका रिवार्ड आप बढ़ाते जाइए, रिस्क लेकिन उतनी ही होनी चाहिए। तो शुरुआत में आपको जो ट्रेड लेना है, जो प्रैक्टिस करनी है, वो आरआर वाले पार्ट में करनी है, और रिस्क एंड रिवार्ड बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस पूरी जर्नी के अंदर। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों को एक चीज ये ध्यान रखनी है, जितनी भी कैपिटल आपकी है, आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपके पोर्टफोलियो में कभी भी 10 से 15 मैक्स, उससे ज्यादा शेयर आपके अकाउंट में नहीं होना चाहिए। और वो भी कौन से शेयर होना चाहिए, पेनी स्टॉक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, या तो निफ्टी 500 होना चाहिए, या निफ्टी 200 होना चाहिए, या निफ्टी 50 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको अपनी कैपिटल को ध्यान रखिएगा। से फॉर एग्जांपल आपने 10 शेयर सोचे कि मैं अपने पोर्टफोलियो में केवल 10 शेयर रखूंगा, तो 5 लाख की आपकी कैपिटल है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 10, मतलब आपको हर शेयर में 50-50 हजार रुपए लगाने हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, वन शॉट में पूरे 50,000 कभी मत लगाइएगा। सबसे बड़ी गलती जो हर व्यक्ति करता है शेयर बाजार में, वो पूरी पूंजी एक बार में लगा देता है। सबसे बड़ी गलती वही होती है। ध्यान रखिए, आपको क्या करना है, उस 50,000 को जो आपने उस पर्टिकुलर एक शेयर में सोचे हैं, उस 50,000 को भी आपको 3 टुकड़ों में डिवाइड करना है। 3 टुकड़े, ध्यान रखिएगा, आप लोग इसको कहीं पे नोट कर लीजिए, जीवन भर आपको काम आएगा। और वो रूल है 40-40-20 का। मतलब आप उस 50,000 का 40% जो होता है 20,000 रुपए, सेकेंड 40% होता है अगेन 20,000 रुपए, और थर्ड जो आपका 20% होता है वो 10,000 रुपए। इस तरह से आपको इसके 3 टुकड़े करने हैं, और इन 3 टुकड़ों को आपको 3 हिस्सों में लगाना है। पहला हिस्सा जो आपको लगाना रहेगा वो एक ऐसा एरिया जहां पर बड़े लोग मतलब इस शेयर बाजार के अंदर जो बड़े लोग होते हैं वो होते हैं FIIs और DIIs, जो ये बड़े फंड हाउसेस पैसा लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, इनका एक वो एरिया होता है जहां पर ये पैसा लगाते हैं, वो एक सबसे सस्ता एरिया, जहां वो शेयर का भाव बहुत सस्ता होता है, वहां पर वो फंड लगाते हैं। आपको भी वो एरिया पे मेहनत करनी है कि वो एरिया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे वो निकलता है। मैंने अपनी पूरी
शेयर मार्केट की जर्नी में शुरू में नो डाउट मैंने भी बहुत सारे इंडिकेटर्स पे काम किया, आरएसआई पे काम किया, मूविंग एवरेज पे काम किया, एमएससीडी पे काम किया, वीवेब पे काम किया, सब तरह के सब चीजों पे मैंने काम किया है। और एंड में केवल एक चीज है जो मेरे हाथ लगी है कि बड़ा व्यक्ति जहां पर भी पैसा लगाता है, क्योंकि वो एरिया सबसे अच्छा एरिया होता है जहां पे स्टॉप लॉस सबसे छोटा होता है, रिस्क सबसे छोटी होती है और रिवार्ड वहां पर जो मिलता है वो सबसे बड़ा मिलता है। अगर हम उस बड़े व्यक्ति के साथ अपने फंड को लगाएंगे, वो अपना एक बड़ा पैसा लगाएंगे, से फॉर एग्जांपल 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, हम उनके साथ में अपनी एक छोटी सी कैपिटल, जो हमारी एक छोटी सी नाव है, उसको हम लेके बैठ जाएंगे। ध्यान रखिएगा उस एरिया में अगर नुकसान होता है, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वो बड़ा जहाज डूबेगा। और अधिकतर केस में ध्यान रखिएगा वो बड़ा जहाज इतनी आसानी से डूबता नहीं है, तो हमारी कैपिटल में भी इतनी आसानी से डेंट नहीं आएगा, हमारी कैपिटल भी इतनी आसानी से डूबेगी नहीं, और जो रिवार्ड हमको उसके अंदर मिलेगा वो रिवार्ड बहुत अच्छा मिलेगा। तो आपको प्रैक्टिस इसी पे करनी है। इंस्टीट्यूशनल का बाइंग एरिया कौन सा होता है उस पर प्रैक्टिस करिए, उनका सेलिंग एरिया जहां पर वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं वो एरिया को आइडेंटिफाई करना सीखिए। ध्यान रखिएगा ये जो दो एरिया होते हैं, खरीदने का और बेचने का एरिया, जो बड़े प्लेयर्स का होता है, ये वही एरिया होता है जहां पर सबसे बड़ी न्यूज आती है। जब बाजार बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है, वहां पे इतनी नेगेटिव न्यूज आती है कि आप सब लोग सोचते हो कि इस शेयर्स में मुझे 50% मेरी कैपिटल ड्रॉ डाउन हो गई है, तो अब मैं भी इस शेयर को बेचकर बाहर निकल जाऊं, क्योंकि न्यूज का इतना बड़ा जाल रहेगा जो आपके सर पर रहेगा। हर न्यूज चैनल, हर प्रिंट मीडिया, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये न्यूज रहेंगी, और आप उन सब चीजों के कारण उस शेयर से बाहर हो जाओगे। और जब आप बाहर आओगे तो आप भी यही कहोगे जिस दिन मैं बेचता हूं, और उसके कुछ दिन बाद वो शेयर रॉकेट हो जाता है। ध्यान रखिएगा उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को यही चाहिए, क्योंकि उसे बहुत बड़ा पैसा लगाना है, वहां पर खरीदना है। तो अगर उसे 2000 करोड़ का अगर पूरा स्टॉक खरीदना है, 2000 करोड़ रुपए उसको डिप्लॉय करने, वहां पे पूंजी लगानी है, तो उतने वहां पर सेलर भी तो होना चाहिए। उस सेलर को कहां से पैदा किया जाए? तो ये न्यूज और ये मीडिया इतना सर्कुलेट करता है कि वो सेलर वहां पे खड़े हो जाते हैं, और ये तो यहाँ खरीदने वाले है ही, इमीडिएटली वो इतनी सारे रिटेलर कम्युनिटी बेच देती है और ये लोग खरीद लेते हैं, और वो स्टॉक एकदम से रॉकेट हो जाता है। इस जाल को समझिए और इस पर काम करिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे लीडिंग इंडिकेटर जो होता है वो इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन और सेलिंग जोन होता है। ये कोई एक परमानेंट इंडिकेटर नहीं है, ये आपकी आंखें हैं, ये आपकी एक एक्सरे हैं। जो आप उसको निकालना सीख गए तो आप एक बहुत अच्छे से इस मार्केट में रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, आपको जो ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको यह ध्यान रखना है कि आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको एक अमाउंट सर्टन करना होगा कि मुझे मंथ से फॉर एग्जांपल आप लोगों ने सोचा कि मैं मंथली 1% का रिटर्न जनरेट स्टार्टिंग में करूंगा। ध्यान रखिए लक्ष्य छोटे रखिए कि स्टार्टिंग में मुझे इतना परसेंट अपनी ओवरऑल कैपिटल में चाहिए। मतलब अगर आपकी कैपिटल 1 लाख रुपए है तो उसका 1% होता है 1000 रुपए। 1000 रुपए तो महीने का आप इनिशियल स्टेज में बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, सारे खर्चे और टैक्स काटने के बाद। स्लोली एंड ग्रेजुअली उस पर प्रैक्टिस करिए। उसके बाद आप अपने आप को वापस से चैलेंज दीजिए कि मैंने ये जो 1% का लक्ष्य पाया है वो 1 महीने में पाया है, अब मैं इस लक्ष्य को 3 हफ्तों में पाके दिखाऊंगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप ये आपका जो दिमाग है ये इतनी स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर मशीन है, इसको आप जो सिग्नल देते हो वो प्रोसेस करता है। पहले आपने 1 महीने का सिग्नल दिया, उसने उसको प्रोसेस किया और 1% का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया। 3 हफ्तों का अगर आपने उसको टारगेट किया तो स्लोली एंड ग्रेजुअली 3 हफ्तों में आपको 1% वो प्रोसेस करके दे देगा, क्योंकि आप पूरी तरह से उसमें जुट जाओगे। फिर आप इसको सिग्नल दो कि 2 हफ्तों में रिटर्न चाहिए, तो वो आपको कुछ दिन बाद, कुछ हफ्तों बाद आपको वो 2% का 2 हफ्तों में 1% का रिटर्न भी देगा। 1 हफ्तों में भी आपको 1% का रिटर्न देगा। स्लोली एंड ग्रेजुअली हो सकता है 1 दिन में भी आपको देने लगे। तो आप खुद हो जो इसके अंदर आप आगे बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो। लेकिन एक ही स्ट्रैटेजी पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको फोकस करना है। या तो इस इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन और डिमांड जोन पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर वो नहीं आता है तो आप ये ध्यान रखिए किसी इंडिकेटर पे आप एक फोकस कर लिए, लेकिन एक ही पे फोकस करिए। आजकल के सोशल मीडिया के अंदर लाखों स्ट्रैटेजी है जो यूट्यूब चैनल पे, कोई बोलता है एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इस स्ट्रैटेजी से इतना पैसा हो रहा है, आरएसआई से पैसा हो रहा है, दूसरा बोलता है बोलिंजर बैंड से वो लाखों कमा रहा है, तीसरा बोलता है मूविंग एवरेज से कमा रहा है। हम लोग एक नया आविष्कार करते हैं कि तीनों स्ट्रैटेजी को मिला दो तो उससे तो हम एक ब्रह्मास्त्र हासिल कर लेंगे और हम करोड़पति रातों रात हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
एक ही पर फोकस करिए, एक ही स्ट्रैटेजी पे 10,000 बार प्रैक्टिस करिए और आपको उस स्ट्रैटेजी का हर पहलू मालूम होना चाहिए ताकि आप उससे रिटर्न अच्छा जनरेट कर सको। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों आप लोगों को यह ध्यान रखनी है कि आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा टाइम फ्रेम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। टाइम फ्रेम के अंदर ध्यान रखिएगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हो तो आप मंथली चार्ट को ना देखिए, डेली चार्ट को ना देखिए, आपको केवल 3 टाइम फ्रेम पर चार्ट्स को देखना है। पहला 12 महीने का, दूसरा 6 महीने का और तीसरा 3 महीने का। इन तीनों टाइम फ्रेम पर आप काम करिए अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो। आप चाहते हो कि मेरे को मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए आप टाइम फ्रेम को चेंज कर दीजिए, आप 6 महीना, 3 महीना और मंथली पे शिफ्ट हो जाइए। आप चाहते हो और थोड़े छोटे टाइम फ्रेम के लिए मुझे करना है तो आप मंथली, आप उसके बाद वीकली, आप डेली पे शिफ्ट हो जाइए। आप और छोटे पे चाहते हो तो वीकली, डेली पर शिफ्ट हो जाइए और 125 मिनट पे शिफ्ट हो जाइए। आपको अगर उस मार्केट से डेली रिटर्न कमाना है तो आप वीक और डे चार्ट को देखिए। आपको अगर इंट्राडे में पैसा कमाना है तो आप ध्यान रखिएगा इंट्राडे के लिए 3 टाइम फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और वो होता है आपका 125 मिनट्स का चार्ट, आपका सेकंड जो होता है 75 मिनट्स और तीसरा जो आपका चार्ट होता है 15 मिनट्स। इस पर आप काम करिए और चार्ट्स को देखिए, क्योंकि चार्ट ध्यान रखिएगा हर वो खामोश होते हैं लेकिन बहुत कुछ बोल जाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने केवल एक बात सीखी है, मैंने इस मार्केट को अपना गुरु बनाया है, मैंने और किसी को गुरु नहीं बनाया है। ये मार्केट ही है जो मेरा सबसे बड़ा गुरु है, जो मुझे सब कुछ सिखाता है। और शुरू में मुझे भी इसने लॉसेस दिए, बहुत लॉसेस दिए, बट मैं गर्व से कहता हूं दोस्तों, अगर आप इसके साथ दोस्ती कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि चार्ट बोल रहे हैं। ये खुद आपको आगे देके बताएगा कि कौन सा इंस्टीट्यूशनल का बाइंग जोन है, कौन सा इंस्टीट्यूशन का सेलिंग जोन है। इससे इतनी दोस्ती कर लो। हाँ, बीच में स्टॉप लॉस हो गए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि स्टॉप लॉस नहीं होंगे, स्टॉप लॉस इस बिजनेस का हिस्सा है। स्टॉप लॉस होते, आप उस पे निसंकोच होकर लॉस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिस्क मेंटेन करते चलिए। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो है, जब भी आप ट्रेड में एंटर लेते हो चार्ट देखो, पीएनएल आपके सामने ओपन नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक जो हर व्यक्ति करता है, एक ट्रेड में एंट्री लेता है और वो जो पीएनएल का मीटर है वो आपकी हार्ट बीट इतनी ऊपर नीचे कर देता है कि आप संभाल नहीं पाओगे। एक डॉक्टर आके अगर उस टाइम चेक कर ले तो शायद वो ये बोल दे इस व्यक्ति को अटैक आने वाला है। तो ये ध्यान रखिएगा कि उस टाइम पे पीएनएल आपके सामने नहीं होना चाहिए, और पीएनएल अगर नहीं होगा, इस चीज को आपने सुधार कर लिया और चार्ट के बेसिस पे अगर आप काम करने लग गए तो इस शेयर बाजार के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हो। तो ये जितने भी हॉल में सब लोग यहां पर है, जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों से केवल एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जिंदगी आपको बहुत बार गिराती है, लेकिन आपकी हिम्मत होती है, आपका नजरिया होता है, आपकी सोच होती है जो आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। हर बार जिंदगी से मुस्कुराकर सामना कीजिए। मैं एक व्यक्ति जो एक 3,000 रुपए लेके आया था और आज मेरे पास सब कुछ है, इंदौर जैसे शहर में नाम है, पैसा है, घर है, सब कुछ है। तो ये सब किसने दिया है? ये सब मेरे एक हौसले ने, जो मुझे मिला था और जो मैंने डिसीजन लिया था, आज मुझे उस डिसीजन पे रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैं आप सब लोगों से भी यही बोलना चाहूंगा कि आपको ही एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको ही उठना है और आपकी सोच है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो आप डिसिप्लिन रखे काम करिए, अच्छे से काम करिए। तो इस मार्केट के अंदर बहुत पोटेंशियल है रिटर्न देने का। आगे जाके जब भी कहानियां सुनाई जाए, वो ध्यान रखिएगा कभी भी अब से ये नाम नहीं आना चाहिए कि राकेश झुनझुनवाला जी, उनका नाम सब लोग लेते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप में से जितने भी लोग हो, मैं भी डेफिनेटली उसी का हिस्सा हूं कि आगे जब भी नाम लिया जाए, मेरा लिया जाए पूरी दुनिया के अंदर, कि उनसे सीखिए। वैसे ही मैं आप लोगों से भी चाहता हूं, आप लोग इतनी शिद्दत से ये चीज को करो कि आगे जाके आपका भी नाम लिया जाए कि अगर ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, तो इस व्यक्ति से सीखो और इसका जो पूरा ग्राफ है इस चीज को देखो, ताकि आप उस मुकाम को हासिल कर लेंगे। लास्ट में मैंने अपनी जर्नी से जो सीखा है, बस वो मैं आपको बताना चाहूंगा। घटना का घटना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन घटना में रंग भरना आपके हाथ में है। मेरी लाइफ में ऑलरेडी इतनी घटना घट चुकी थी, मम्मी की, देन पापा की, देन उसके बाद बेटी वाली घटना। लेकिन उन सब घटनाओं में मैंने अपना हिम्मत, मैंने अपना हौसला, मैंने अपना जज्बा नहीं खोया। और इनफैक्ट शेयर मार्केट का लॉस, वो भी एक घटना ही थी, लेकिन उन सब के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करी और फाइनली एक बहुत अच्छे रूप में आप सब लोगों के सामने आज खड़ा हूं।
मैं आप सब लोगों से भी यही कहना चाहूंगा, आप सबके जीवन में भी कोई ना कोई एक घटना है जो घटित हुई होंगी। शायद कोई ना कोई एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर में होंगी, कोई बीमारी होंगी या शेयर मार्केट के लॉसेस होंगे। ध्यान रखिएगा, इन सब लॉसेस को अपने ऊपर हावी कभी ना होने दें, इन सब घटनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप इन सब घटनाओं को आप भी अपनी हिम्मत के जरिए, अपने हौसलों के जरिए आप भी उसमें जीत हासिल कर सकते हो। तो रंग भरिए और अच्छे रंग भरिए और इसमें जीत हासिल करिए। और एक बात दोस्तों, मैं जोश टॉम की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे यहां मौका मिला और इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का, और ये जो काम कर रहे हैं, जो आप सब लोगों तक मैसेज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हम सब लोगों के जरिए, हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगी की दास्तां आप तक पहुंचाएं ताकि जो हमने गलतियां करी है वो आप लोग ना करें। तो इसीलिए मैं पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसी के साथ आप सब लोग ध्यान रखिए, अच्छे से ट्रेड करिए, सेफ करिए और डिसिप्लिन के साथ करिए, क्योंकि रास्ते उन्हीं के होते हैं जो उन रास्तों पे चलते हैं और एक बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।